प्रज्वलित करने के लिए कुछ पीछे आ रही है सामने देखो सभी अच्छा मैं अगर रुका तो लेकिन आप समय नंबर नंबर माला है वो निकाल के राजू श्रीवास्तव जी को माला से सर उनका वो चेहरा ढक माला क्या करो ना सर माला से चेहरा ढक ठीक ठीक कुछ ठीक है नहीं सर वो नहीं देखा ये भी लगा देता हूँ हाँ हाँ प्लीज अब मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले संदीप नागी से। मंच पर उपस्थित सभी मेरे पूजनीय और सामने उपस्थित सभी भाई बहन आदरणीय, जैसा अमित जी ने कहा दूर से, खैर कानपुर आना हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जड़ों के पास आ रहा हूँ। ये वो शहर है जहाँ से मेरी माता है, मेरा जन्म इसी शहर में हुआ है और बड़ा लाड़ का शहर है मेरे लिए। मेरे यहाँ पर मामा मौसी जो इस शहर में बहुत थे, तो आप समझ सकते हैं पूरी गर्मी की छुट्टियाँ मैं यहीं बिताता था। और जो फिल्मों का चस्का मुझे लगा है, जो कि हमारा ननिहाल बुल्हाना रोड में था, तो उसके आसपास 8-9 सिनेमा हॉल थे, मुझे सब याद है लाइन से, सुंदर, अप्सरा, हीर पैलेस, रॉक्सी, रीगल, नवरंग, ये सब थे। और थोड़ा सा आगे जाओ तो निषाद और इधर मंजूश्री स्टेशन के पास। यहाँ तक का रास्ता मुझे अच्छे से पता था और मुझे जाने की छूट थी। तो मामा लोगों से पैसे मिलते थे, मैं पिक्चर देखता। तो 1 साल मैं यहाँ रह के भी विद्यालय में पढ़ा था, स्कूल तो बहुत कम गया था खैर। और उमेश जी के साथ मेरी अक्सर मुलाकात मुंबई में होती रहती थी, शुक्ला जी भी आते थे, लोग जब भी किसी एक्टिंग के लिए तो परिचय था। तो एक बार ये बात हुई, बीच में कोविड आ गया कि 2019 में जब इनका पहला हुआ राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, उसके बाद था कि आपको आना है। कोविड की वजह से मैं आ नहीं सका। ये दूसरा महोत्सव है ना सर? ये नहीं हाँ, ये अनुगति का 7वां महोत्सव। अच्छा, अनुगति का 7वां महोत्सव है, लेकिन 2019 के बाद अब हो रहा है, 19 के बाद अब हो रहा है। तो जैसा उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। और कानपुर आना हमेशा अच्छा लगता है। रोदगी जी से कल मुलाकात हुई, इतने सरल व्यक्तित्व और बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत सारा समय, संगीत के बड़े शौकीन, मैं थोड़ा वो संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन्होंने बहुत अच्छे वाद्य यंत्र दिखाए और उसमें और विस्तार होगा। और आज आप सब लोगों के साथ और मैं समय बिताऊंगा। और 2 हस्तियों को मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से देना चाहूँगा। एक तो स्वर साम्राज्ञी आदरणीय लता मंगेशकर जी, भारत रत्न, उनका भी देहावसान हुआ और मुझे उनके साथ पर्सनली काम करने का मौका मिला। मैंने मेरा लिखा हुआ एक गीत फिल्म पेज 3 का, अगर आप लोगों ने सुना हो, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, उसको उन्होंने अपना स्वर दिया था। और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने 10 बेहतरीन गानों में उस गानों की जगह दी है, तो ये बड़ा हमारा आशीर्वाद है उनका। दूसरा राजू भैया, राजू श्रीवास्तव जी, हम सबके प्रिय, वो इसी शहर से थे, वैसे तो पूरे दुनिया के थे, जहाँ जाते थे हंसी बांटते थे। मुझे उनके साथ भी एक बार मुंबई से दिल्ली तक हवाई यात्रा और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से गलगोटिया कॉलेज ग्रेटर नोएडा में हम लोग साथ में प्रोग्राम में थे। तो पूरे रास्ते भर, और जब उनको पता चला कानपुर से मेरा रिश्ता है तो फिर ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। उसके बाद 3-4 बार उनसे और मुलाकातें हुई हमारी मुंबई में। एक शो भी हम लोग कनाडा में करने वाले थे जो नहीं हो पाया, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी कभी ऐसी समय आएगा कि मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। बहुत दुखी मन से मैं ये कर रहा हूँ। लता जी ने फिर भी अपनी आयु जी उनकी तो बहुत, और वो यंग बाय हार्ट भी थे, सबसे बड़े यंग बाय एज, यंग बाय हार्ट। और चूंकि मैं कानपुर के मैनरिज्म को थोड़ा बहुत बचपन का समझता हूँ, तो वो जब भी कुछ करते थे तो मुझे उनको देखता था, कानपुर याद आ जाता था, यार ये कानपुर ही कर सकता है ये चीज़ें, तो वो एक अलग रिश्ता था। तो बस उनको भी श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ रहे।
और वो एक प्रेरणा स्रोत भी है कि कानपुर के जो कलाकार हैं कि एक इंसान यहाँ से उठ के उस मुकाम तक पहुँच सकता है। और ऐसी विधा में पहुँचे हैं जो जरा अलग किस्म की विधा थी। ये नहीं किसी फिल्म में जाके कोई काम करना, उसमें फिट होना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार फिट हो जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सहारा मिल जाता है। बट वो कला स्टैंडिंग कॉमेडी जो है इंडिविजुअली करना पड़ता है, और उसको आपके इलाके में मान्यता मिल जाए एक अलग बात है, उसको पूरी भारत में या पूरी दुनिया में एक अपने स्टाइल में करके उसको मान्यता दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इन दो हस्तियों को श्रद्धांजलि के साथ में अब कार्यक्रम की शुरुआत हो, और बस मैं आदरणीय उमेश जी को देता हूँ आगे। आप लोगों को शायद जिनको ना मालूम हो तो मैं जानकारी दे दूं कि संदीप नाथ जी ने जो प्रसिद्ध गीत लिखे हैं जो बहुत फेमस हुए, उनमें से एक कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पेज थी, जो लता जी ने गाया था, जैसा भी उन्होंने बताया। उसके अलावा आशिकी 2 का जो गाना भी 3-4 साल पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, सुन रहा हूँ मैं, ये बहुत। और उसके अलावा इन्होंने दर्जनों बहुत ही फेमस गाने लिखे हैं, गीत लिखे हैं, और ये वेब सीरीज भी लिख रहे हैं, कुछ फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। और इन्होंने एक कंपोज किया था रंगरेज, तो उसकी तो करोड़ों में व्यूज गए हैं। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा रोदकी जी से कि वो अपना आशीर्वाद दें और कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करें। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कल भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उनके विषय में जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने फिल्मों में गीत उनके आए हुए हैं। लता जी ने गाया अपने 10 फेमस सॉन्ग्स में, इनका भी गीत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लता जी अगर कह दें कि उनके 10 जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं उसमें आपका लिखा हुआ गीत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये जो नाट्य चल रहा है, मतलब वीक चलेगा, पूरा 6 दिन तक चलेगा, राष्ट्रीय नाटक समारोह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कानपुर के लिए कि इसकी जो बात है वो चारों तरफ जाएगी, मतलब सब जगह जाएगी कि कानपुर में नाट्य महोत्सव हो रहा। मुझे बहुत खुशी थी कि उमेश जी को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करूँगा कि एक नाट्य महोत्सव का इन्होंने कानपुर में आयोजन किया। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि किसी तरीके से कानपुर में वो दिन लौट आए जो कि हमारे दीक्षित जी भी खड़े हैं, कई लोग मौजूद हैं, और हमारे बहुत पुराने वैद्य साहब जो कानपुर में बहुत अच्छा प्ले करते थे, और दर्पण के अब तो मुंबई में रह रहे हैं, अभी इनका भी प्ले होगा परसों। तो कि ये हॉल भरा होता था और साइड में खड़ा होना पड़ता था, और मगर पता नहीं किसकी नजर लग गई कि क्या कहते हैं, ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि इतना बढ़िया महोत्सव होने जा रहा है, इतने बढ़िया प्ले होने जा रहे हैं, दूसरी जगह के प्ले देखने की हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बाहर क्या हो रहा है उनके भी हम वो देखें। तो उसके लिए लोगों को पता नहीं क्या हेजिटेशन है, क्या बात है कि अभी तक ये हॉल के आधे लोग भी नहीं आए, और हमें बार बार लग रहा है कि प्ले शुरू करेंगे तो जो लोग आएंगे वो प्ले को मिस करेंगे, फिर उसको बीच में प्ले का देखना, फिर उसको सोचना और कि क्या शुरुआत थी, क्या वो था, लिंक करना बहुत मुश्किल होता है। जो प्ले से रिलेटेड होते हैं वो तो लिंक कर लेते हैं, मगर एनी हाउ हिम्मत तो नहीं हारेंगे किसी हालत में हम लोग कि क्या कहते हैं, ये प्रयास हमेशा चलते रहेंगे। और आज का जो प्ले का जो वो जाएगा, रिव्यू जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल अवश्य ये हॉल पूरा भरा मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ एक और बात है कि ये भी मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमारे जो कलाकार काम करते हैं वो कभी किसी सामर्थ्य बहुत ही किस तरह से कलाकार लोग काम करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एक समोसा और एक चाय पे पूरा रिहर्सल करते हैं और फिर कितने दिन बाद प्ले करते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम लोग को लगता है कि अगर प्ले कानपुर का डेवलप कर जाए और कुछ टिकट शो भी होने लगे तो हम लोग उसमें से कुछ इकट्ठा करें और उनको देने के लिए मौके पे दिया जा सके। हमारे 2 कलाकार इस बार, एक तो
शायद उनकी वाइफ आई होंगी, राजेंद्र आर्टिस्ट, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी वाइफ जो है, उनके 2 लड़कियां हैं, बेचारी दिक्कत में हैं, तो वो हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, आई हुई हैं। क्यों, तुमने कहा था कि शायद आई? हाँ, आई हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर हमें कुछ हेल्प होगी ड्रामे आप लोगों की तरफ से, तो ये कुछ ऐसा काम कर सकती हैं, जैसे टिफिन वाला, जो खाना अच्छा बहुत बढ़िया बना लेती हैं, तो टिफिन वाला काम करके अपनी, तो मैंने आज अपनी तरफ से इनको 15,000 रुपए देने का, जो इन्होंने कहा था कि 10 से 15,000 रुपए, तो 15,000 प्लीज आप आए और ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लें, तो आ जाइए। देखिए, सभी लोगों को एक इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं मतलब मैं इनसे अक्सर मेरी बात यही होती कि हम लोग यहाँ पे शहर में समाज से लेते हैं और जो कुछ भी हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद देने की पता नहीं क्यों थोड़ी सी वो एक शिद्दत दिखलाई नहीं पड़ती है। तो मतलब मैं इस बात की तारीफ करूँगा, दिल से तारीफ करूँगा कि मतलब ये समाज से जितना इन्होंने लिया उससे कहीं ज़्यादा समाज को दिया है। तो रोदगी जी के लिए एक बार जोरदार ताली। हम लोगों की ये कामना है कि अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और इनकी अच्छी से जीविकोपार्जन हो। एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जो कि अभी तक प्ले कर रहा था, कड़करे, उसकी जाने से साइकिल पे जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, हिप्स की हड्डी टूट गई बेचारी की, एकदम से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, हम लोग को मालूम ही नहीं था, वैद्य जी का फोन आया कि कुछ ऐसा हो गया, तो उनको भी जो हेल्प हो सकी हमसे हमने उनको दिया। और भविष्य में भी मैं चाहता हूँ कि सब आर्टिस्ट मिलकर कम से कम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम लोग ऐसा कोई कहीं पे भी किसी, चाहे दीक्षित जी सीनियर है, कि कहीं इकट्ठा हो सके, और जब ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट बाय द वे हो जाए तो उसको जो मदद हो सके उसको मदद की जा सके। तो मैं समय इसी ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और भर जाए तो प्लेस रुको आपको, तो इसलिए अब दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि दीक्षित जी कुछ बोले। सबको मेरा प्रणाम। सबने तो बोल दिया, मैं क्या बोलूं, मैं बोल गया। आपको बोलना तो सच बात तो ये है कि रोदगी जी ने और आपने भी जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बंबई में हैं, वहाँ लेके कर रहे हैं, लेकिन हमें बंबई यहाँ बनाना है। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे, और ये तभी काम होगा जब हम एक डिसिप्लिन का पालन करें। हम यहाँ नाटक कर रहे हैं, लोग महीनों मेहनत करते हैं, और हमारे रंगकर्मी भाई जो नाटक करते हैं वही गायब होते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई और बात नहीं हो सकती। मैं उन सभी रंगकर्मियों जो नाटक करते हैं, यहाँ जो नहीं आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये संदेश उनके पास पहुँचे और वो एक गांठ बांध ले कि कभी कोई भी नाटक होगा, किसी स्थिति में होगा, वो यहाँ आएंगे और रंगमंच की अपने प्रेक्षागार की शोभा बढ़ाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ ये महोत्सव सफल हो। हमारे बंबई से रवि भाई आ रहे हैं अपना नाटक लेके, एक दूसरा आदमी, दूसरी औरत बनारस से भी आ रहे हैं मोह नाटक लेके, इलाहाबाद से भी आ रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे नाटक के प्रदर्शन होंगे, और हमारे रंगकर्मी जो अपने को कहते हैं मैं कलाकार हूँ, वही नदारत। आप कलाकार फिर हो नहीं सकते। कला के लिए आपको समर्पण करना ही होगा, और जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तो कला आपको क्या पाएगी, कला आपसे दूर होती चली जाएगी। मैं यही निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो कलाकार बंधु नहीं आए हैं, हमारे साथी ये हम संदेश उन तक पहुँचाएं, और आने वाले दिनों में मेहरबानी करके वो यहाँ पर प्रेक्षागार में आए और नाटक का आनंद लें। ओमेन कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है।
और बहुत ही मेहनत की बात है कि इतने 6 दिन का नाटक करना आसान काम नहीं है। इसके लिए कितनी मेहनत, कितनी दौड़ भाग करनी पड़ी होगी, कितने आर्थिक साधन जुटाने पड़े होंगे इस व्यक्ति को, मैं सिर्फ कल्पना करता हूँ। क्योंकि एक नाटक करने में ही जान निकल जाती है और फिर 6 दिन का महोत्सव करना, ये सिर्फ उम्मीद ही कर सकता है। कानपुर के रत्न है। बहुत बढ़िया काम। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, और मैं रोटरी अंकल और उमेद अंकल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की जब से में हमको सबसे ज़्यादा नीड थी, एंड उन्होंने हमको समझा। हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता जितनी उन्होंने की है। थैंक यू अंकल। बस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर था पहले, और जैसे सर ने कहा कि जब कानपुर आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मायके वापस आ गया हूँ। और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे 2 घंटे अभी बात करनी है संडे को, तो मैं शायद वो नाटक की प्रस्तुति के बाद कुछ वार्तालाप करना चाहूँगा। उस समय कुछ ऑडियंस के कुछ सवाल होंगे तो उनके जवाब देना चाहूँगा। और हाँ, मतलब जैसे राजू भैया ने कहा कि इंद्रमोहन रोहतगी जी, इनको प्यार से राजू भैया कहते हैं। मतलब मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। मुझे याद है कि इनके लिए एक अंकिका की थी, आज नाटक नहीं होगा। मतलब इस मंच पे बहुत सारे पहले प्रयोग किए 72 से 82 तक। तो बस इंतजार रहेगा सबका, और जैसे आपने कहा कि और दर्शक दिल का भरी हुई मिले तो जरा उत्साह आ जाता है काम करने वाले को भी। तो उम्मीद है कि दिनों दिन बढ़ेगा ये 6 दिन में। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हमने आपके नाटक के एक गाने को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है हमारे नाटक में, आपके गाने को, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबका भी, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि, और इन्होंने बहुत इतना अच्छा काम किया है उमेंद्र जी ने कि अब क्या कह सकते हैं, मतलब यशस्वी भव इतना ही कह सकते हैं कि सब मिलजुल के काम करें। और जैसे आपने कहा कि थिएटर वालों ने ही ज्यादा इसमें पहले तो दर्शक दीर्घा में वहाँ थिएटर वाले दिखने चाहिए और फिर तो हमारे साथ, तो ये बात सही है। ये मुझे लगता है ये मैसेज पहुंचेगा और हम ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको पहुंचाए। धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ अभी। तो बस जितने भी दर्शक हैं, तो एक वो गुरु गोविंद सिंह जी की है 1.25 लाख से 1 लाख, तो ये हमारे जो 50-60 जो भी दर्शक हैं वो हमारे लिए 500 से ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आप सभी लोगों की अनुमति लेकर हम लोगों के एक नाट्य समारोह का पहला नाटक आज 2 नाटकों का मंचन है, संबोधन और निशब्द। और वाकई में मैं विश्वास दिलाता हूँ दोनों नाटकों में ही आपकी आंखों से आंसू आएंगे। बहुत ही इमोशनल प्ले हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत है संबोधन। इसके लेखक हैं सुनील लाल और निर्देशन मैंने किया है। इसके बाद निशब्द प्ले है, वो राजेश कुमार जी का लिखा हुआ है और उसका निर्देशन कृष्णा सक्सेना जी ने किया है। धन्यवाद। अभी तो 10 मिनट, कभी तो टाइम पर पहुंचो राजेश्वर जी। सारी जिंदगी खर्च कर दी पर समय पर कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। कितना सेल्फिश होता है ना इंसान। रिश्ते भी अपनी सुविधा के लिए बनाता है और सुविधा के लिए नहीं होने।
क्या लिखा आपने? तुम इतना कमा लेती हो श्रद्धा कि तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। पर मैं क्या करूं? मुझे इसी तरह अच्छा लगता है। आज मैं जब अनाथालय में बच्चों के साथ खेल रहा था तो लगा कि काश हमारा भी एक बच्चा होता। पर तुम तो भी बच्चा चाहती नहीं हो ना। अगर चाहती होती तो हम इतना खैर, मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे तलाक ही दे दो तो मैं एक अबुझ रिश्ते से मुक्त हो जाऊं। अनाथालय में खेल रहे बच्चों को देखकर तो आपका दिल धड़का। पर क्या कभी आपने ये सोचा जिन्हें आप अनाथ कर चले आए उन पर क्या बीतेगी? मैं राजेश्वर मीना, मुझे यहाँ मिसेस श्रद्धा मेरा सॉरी श्रद्धा श्रीवास्तव ने मिलने के लिए बुलाया था। क्या आप तुम कौन हो? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वही तेवर, वैसे ही आंखें, वैसे ही। पर तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्या फर्क पड़ता है राजेश्वर? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं तो संबोधन की जरूरत ही क्यों? अपना सरनेम तो बता सकती हूँ। क्यों? क्या ये जानना चाहते हैं कि मैं किसकी औलाद हूँ? प्लीज राजेश्वर, मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ, कोई रिश्ते बनाने नहीं। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ। श्रद्धा कहाँ? चिट्ठी में तो लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं आई। क्यों? बस यूं ही। ठीक है। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्यों? मैं तुमसे क्यों बात? जब हमारे बीच कोई संबोधन ही नहीं तो फिर क्यों? तो अब आप संबोधन को महत्व देने लगे राजेश्वर। क्या हो गया? मुझे देखकर वो रिश्ते याद आ गए जो आपके लिए सिर्फ संबोधन ही थे। मतलब श्रद्धा श्रीवास्तव, जिन्हें मैं माँ संबोधित करती हूँ। पर आपने कभी अपनी पत्नी संबोधित किया हो शायद, याद आ गई? बकवास बंद करो। तुम जिसे सिर्फ संबोधन कर रही हो वो रिश्ते होते हैं, और तुम्हारी माँ ने रिश्ते निभाना कभी सीखा ही नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। मतलब मेरे जाने के 1 साल के भीतर ही उसने दूसरी शादी कर ली। और लगता था मुझे वो, पर वो तो भी औलाद नहीं चाहती थी। वो तो हमेशा कहा करती थी अभी, और दूसरी शादी के बाद इतनी जल्दी तो हाँ, शायद मेरी औकात नहीं थी ना किसी बच्चे को पालने की। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए, है ना? आपने उन्हें क्यों छोड़ा? क्या मैंने उसे छोड़ा? शायद तुम जानती नहीं हो कितनी महत्वाकांक्षी थी तुम्हारी माँ। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भरने के लिए भी उसे रिश्ते सिर्फ जरूरत लगते थे। और आपको रिश्तों की सिर्फ जरूरत? तुम अपनी माँ की भाषा बोली हो। बेटी हूँ उनकी। तो मैंने भी तो सिर्फ औलाद चाहिए थी। किसके सिवा मैंने उससे कभी कुछ नहीं चाहा।
परिवार समाज का हिस्सा नहीं है? मैं क्या किसी ऐसी मिट्टी की बनी जिसमें प्यार और अधिकार जैसी चीजों के मायने ही नहीं है? मुझे उकताती है तुम्हारी ये बातें राज। ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है लेकिन मेरी नहीं। I want to live my life। जियो ना, किसने रोका तुम? हर बात तुम्हारे शब्द की तुम जीना चाहती हो, मुझे अपराधी होने का एहसास दिलाते हो। तुम क्या साबित करना चाहती हो श्रद्धा कि मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला है? जरा अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें मार रही है तुम्हारी बेटी की महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारा डोलता आत्मविश्वास और वो सपने जो तुमने खुली आंखों से देखे और जो कभी पूरे नहीं हुए। माना सपना था मेरा कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, लेकिन मेरा वो सपना तोड़ा तुमने। तुमसे शादी करते ही मेरा वो सपना भी ध्वस्त हो गया। Excuse me, हमारे बीच सब कुछ एकदम साफ था। मुझे तुम्हारे एक्ट्रेस बनने से कोई परहेज नहीं था और ना ही मैंने तुम्हारे रास्तों को कभी बंद किया। एक्चुअली तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, परिवार क्या करियर, और तुम्हारे इसी कंफ्यूजन ने आज तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ माना मैं कंफ्यूज थी, लेकिन किसकी वजह से? और आज अकेली भी तो मैं ही रह रही हूँ। तो फिर क्यों हमारे पीछे बच्चों को आने से रोकती हो? बच्चे को पाल लेने की औकात है हमारी, या यूं कहूं तो तुम्हारी। श्रद्धा, माइंड योर लैंग्वेज। ओके, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो श्रद्धा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरी एक बात मानो, तुम एक थिएटर ग्रुप जाओ। देखो एक तो तुम्हारी एक्टिंग पॉलिश होगी और दूसरा तुम्हारा टाइम पास होगा। राज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोते जागते उठते बैठते घर में बाहर, मेरा कोई भी सपना बिना तुम्हारे पूरा नहीं हो सकता। आई लव यू राज, आई रियली लव यू। मैं देखता हूं। हेलो, हाँ जी सर जी कहिए। क्या? ओह माय गॉड, अब ऐसा क्यों ना करें कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दें। जी अच्छा, एक काम कीजिए, उस फैक्ट्री के मजदूर यूनियन के लीडर से बात कीजिए और उसे कहिए कि हम सभी मजदूरों को उचित इलाज मुहैया करेंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना क्यों न जाए। ठीक नहीं आप पहुंचिए, मैं बस थोड़ी देर में कुछ नहीं, वो मेरे घर में भी एक छोटा सा हादसा पड़ा है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, बस यूं ही। बताओ भी। एक फैक्ट्री में हादसा हुआ, 100 से अधिक मजदूर घायल हुए और कमाल की बात तो यह है कि फैक्ट्री में एक सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज। आसपास के कुछ लोग और कुछ समाज सेवकों को हॉस्पिटल ले जाए। तो अब क्या कुछ नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर मुझे घर में भी टाइम देना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। राज प्लीज, मैं इतनी मतलबी नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। थैंक यू सो मच। और आप बस ये समझो कि मैं हीरो गया और हीरो आया। बाय। उसे रोकना ना मेरी फितरत में था और ना उसकी आदत। क्यों ना हवाओं के साथ बहना सीखी। हेलो अभिनव जी। जी मैं श्रद्धा मेरा बोल रही हूँ। हाँ जी सुना है। क्या आप कोई नया प्ले शुरू कर रहे हैं? हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। क्यों मजाक करते हैं? नहीं, अभी कोई फिल्म भी नहीं, या यूँ कहूँ तो घर से निकलना ही नहीं हुआ। जी मैं मिलती हूँ आपसे। जी मन की उड़ान के लिए पंख चाहिए, या अपने भीतर का भरोसा। उसे पंखों की जरूरत नहीं थी, खुद पर भरोसा उसे एक असीमित उड़ान देने के लिए काफी था। कभी भी जब वो मेरे स्पर्श को अनछुआ महसूस करती थी,
तो अगले ही पल अपने मन से मेरे प्रेम की धूल को झाड़कर अपने आप को एक नई उड़ान के लिए तैयार कर ली। और ये मैं जानता था। सुना है लोग जिसे प्यार करते हैं उसे इस हद तक अपने भीतर समाहित कर लेते हैं कि दम घुटने लगता है सांसों का। पर मैंने तो उसे इतनी खुली सांसें दी थी कि अपने आप में उसे मेरा अस्तित्व ही नदारत करने लगा। उसे रोकना ना मेरे बस में था ना उसकी आदत। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था। उसे लगता था कि हर उस व्यक्ति की उसको जरूरत है जो अकेला कमजोर है। तो क्या मैं कमजोर और अकेली नहीं? होता नहीं। किताब को जितना आंखों के पास लाओ शब्द उतने ही धुंधले होते जाते हैं और मैं उसकी आंखों की धुंधलाहट हो रही हूँ। शायद धुंधलाहट सिर्फ मेरी आंखों में कैसे नहीं, कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट उसने भी और रखी थी अपनी आंखों में। जानती है इंसान सबसे कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि जिसे वो प्यार करता है उसके अलावा उसकी कोई मंजिल ही नहीं। उसके सारे सपने सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी का खत्म हो जाती। और उसे पा लेने के बाद जब कुछ नहीं बचता इच्छाओं में तो वो छटपटाने लगता है अपने सपनों को पाने के लिए। पर वो सपने भी उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो भी तो नहीं जानते कि अपने सपनों के साथ। तो फिर क्यों रहे वो सपने उसके पास? श्रद्धा ने अपनी सारी दुनिया में उसका केंद्रित कर दी। इतनी कि अपने सपनों को भी जगह नहीं दी थी उसने उस दुनिया में। मैं तो मंजिल नहीं रहा, बस छटपटाने लगी। आपके तर्क आपके विचार सचमुच महान है सर। मैं तो मंजिल नहीं था। मैं समझ सकता हूँ वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर। पर क्या जीवन वही सुनकर या मानकर चल सकता है जो सिर्फ हमें अच्छा लगे? खुशियों की बहुत छोटी छोटी किस्तें होती हैं और कई बार तो वो खुशियां आपके पास आई आप लोगों ने ठीक से निहारा तक नहीं। हो सकता है पर श्रद्धा की उतावली, उसका आसक्त प्रेम, उसका असमंजस मेरे दिल दिमाग पर कुछ इस तरह हावी रहा था। खुशियों और दुखों के अंदाजे लगाना भी मेरे लिए असंभव हो गया। उसकी मासूमियत, उसका आसक्त प्रेम मुझे कमजोर बना रहा था। जिंदगी जीने के लिए उसकी बेवकूफियां, उसकी शरारतें मेरे मन का सुकून थी। रिश्ते जब अपने अपने रास्ते खोज लेते हैं तो वो रास्ते मन का अहंकार तय करता है। और वही रिश्ते जब बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो सिर्फ एक ठहराव चाहते हैं। उसका मन भी हमारे रिश्तों में ठहराव चाहता है। पर मैं पता नहीं क्यों बागीचा हमारे लिए इसलिए बनाकर गए थे कि अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ युवा अगर क्रांति करते करते थकावट महसूस करने लगे तो कुछ देर यहाँ बैठकर कुछ पाए। क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मैं राजेश्वर मेहरा, मुझे यहाँ मिस श्रद्धा श्रीवास्तव ने मिलने के लिए बुलाया। क्या आप बता सकती हैं कहाँ थे? पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार करने के बाद वो यहाँ से जा चुकी है और मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए। चलो अच्छा ही हुआ। अब कुछ हसीन पल इन हसीन वादियों के साथ सुकून से गुजारे जा सकते हैं। देश की युवा की किस्मत में ना ही सुकून है और ना ही रोमांस, क्योंकि देश को आजाद हुए 35 साल हो चुके हैं, लेकिन देश का युवा आज भी क्रांति की मशाल लिए घूम रहा है। असली लड़ाई तो शुरू हुई है मैडम, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी प्यार में उलझ गई ना तो आने वाली पीढ़ियां झुंझुना बजाती रह जाएंगी। तो जाइए, क्योंकि इस रोमांटिक जगह पर ना तो आपकी कोई जरूरत है और ना ही आपके क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार का। किसने कहा कि हमारे कवि सिर्फ क्रांतिकारी कवि? तो जाइए कहा, मैं जिसे उड़ता दिखाता हूँ वो गजल आप एक जंगल है तेरी आंखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ। तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ।
सी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तुझे भूलने की कोशिश में आज और कहीं पाता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा? मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। जानते हो राज, कभी कभी लगता है समाज के लिए जो तुम्हारा जुनून है, काश मेरे प्यार के लिए भी होता तुम्हारे दिल में। समाज के लिए जो मेरे दिल में जुनून है ना, वो शायद तुम्हारे प्यार के लिए। हाँ, बस चला नहीं पाता। जानती और महसूस भी करती, पर पता नहीं क्यों जलन होती। अगर तुम सोशलिस्ट ना होते तो एक जबरदस्त रोमांटिक इंसान होते। रोमांटिक तो मैं पैदाइशी हूँ मैडम। खैर छोड़िए, ऐसी क्या बात थी जो मिलने की इतनी बेताबी हो रही थी? ये तो सही, मैं सिर्फ तुमसे मिलने की बेताब हूँ। हाँ, लेकिन बात अगर काम की हो रही है तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मुझे मेरे नाटक के सिलसिले में कलकत्ता भेजा जा रहा है। वेरी नाइस। और दुख की बात ये है कि मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना कहीं भी। मैडम जी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। भाई देखिए, साथ में जीवन बनी रहना ना। आपका जुनून एक्टिंग है, आप उसे शांत मत होइए। बस यही तो मैं समझ नहीं पाती कि एक्टिंग मेरा जुनून है या तुम। मतलब जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे दिल और दिमाग पर तुम छाए रहते हो, और जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रही, कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली तय नहीं कर पा रही कि पहले करियर या शादी। तो बताओ कब करनी है? क्या? शादी? अरे यार, अभी नहीं। क्यों? फिर तुम्हारे सपने का क्या होगा? कौन सा सपना? अरे एक्टर बनने का। सॉरी, पर तुम मेरी मदद करो ना कि पहले शादी करें या करियर बनाएं। और वैसे भी शादी के बाद भी तो करियर बनाया जा सकता है, अगर तुम मेरे साथ हो। साथ तो मैं हमेशा हूँ तुम्हारे, लेकिन क्या तुम मैनेज कर लोगे? भाई मैं घुमक्कड़ फकीर, समाज को समर्पित इंसान मेरे साथ निभा पाओगी कि नहीं? मिस्टर राजेश्वर मेहरा, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले भी गए तो भी मैं रह लूंगी। सच, तुम्हारे दिल। कई बार तुम्हारे वोट ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो शादी करते हैं। सपने तो सिर्फ सपने होते हैं, वास्तविकता की जमीन पर हकीकत से टकरा कर टूट जाते हैं। सपनों का टूटना या साकार होना उस मन पर निर्भर करता है जो खूबसूरत सपने आने पर भी अपनी आंखें न खोलता। जिंदगी की आफत हबी और उसके बीच देखे सपने अक्सर जिक्र कर देते हैं और हम भटक जाते हैं। श्रद्धा ने ना ही कभी अपने सपनों के लिए अपनी आंखों को बंद किया और ना ही कभी मेरे प्यार के लिए आंखों को खोला। क्यों? आपका कोई सपना नहीं जो मेरी माँ का भी सपना हो? ऐसा कोई सपना? अब देखा था अपनी बेटी का सपना, लेकिन वो सपना मैं अकेला ही टूटा रहा। तो आपने क्या किया? आपने भी तो उन्हें अपने सपनों के बीच कभी आने नहीं किया। आपने अपनी दुनिया अनाथ हालत में खेल रहे बच्चों के साथ ही पूरी कर दी। आपने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली कि इसमें मेरी माँ के लिए कोई जगह ही नहीं रही, है ना? Stop it, श्रुति। क्या जान सकते हो इनाम किसका है? मेरे ख्याल से तो फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं पूछो। बस एक पल के लिए यूं लगा इस गुस्से के पीछे किसी ने बहुत स्नेह से पुकारा। चाहती श्रद्धा हो। हम दोनों चाहते थे कि जब भी हमारे यहाँ कोई संतान हो तो बेटी, पर मैंने डिसाइड किया था
कि मैं उसका नाम श्रुति रखूंगा, एक नन्ही सी श्रुति। मेरे घर आंगन में दौड़ती, ठुमक ठुमक कर चलती, प्यारी सी श्रुति। मालूम मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी किलकारी, उनकी खुशबू, उनके स्पर्श का एहसास। और अगर वो बेटी हो तो ये एहसास 100 गुना बढ़ जाता है। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी, उस अनजाने दीप पे भी उसको अपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच सिर्फ मतभेद रहे, शायद जरूरतें में कहीं तोड़ रही, अभाव कहीं परेशान कर रहे। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं समाज के प्रति मेरा समर्पण मुझे उससे दूर नहीं जा रहा। पर यह भी सच है कि उसके बिना मेरा जीवन एक अज्ञात रास्ते की यात्रा के लिए था। जो आज वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार चाहती है और कोई उम्मीद नहीं रखती। पर मैं गलत था। अपेक्षा, आस, उम्मीद, सपने, ये सभी तो प्यार का ही हिस्सा है। और मैं सिर्फ उससे प्यार चाहता था, कोई आशा, अपेक्षा, उम्मीद या सपने नहीं। फिर भी वो खुश थी मेरे साथ। हाँ, मैंने जरूर एक सपना जोड़ लिया उससे, अपनी बेटी के साथ। जानती हूँ, अगर आज हमारी बेटी होती ना तो तुम्हारे जितना बड़ी होती। अच्छा एक बात बताओ, कितना प्यार करते हैं तुम्हारे पिताजी? पता नहीं, पर अगर करते तो शायद आपसे ज्यादा। मेरे से ज्यादा कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता। I'm sorry। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूँ? और हाँ, किसी से संबोधन नहीं, एक ऐसा जगह प्लीज। कोई बात नहीं। जानती हो, श्रद्धा हमेशा कहती थी अगर हमारे यहाँ बेटी हुई तो बिल्कुल मुझ पर जाएगी। मैं भी ये कहता था। सचमुच तुमकी माँ बन गई, कैसी है? मैं नहीं जानती। क्या वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये भी नहीं मालूम वो कैसी है? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं मालूम। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैंने एक बार बेटी कहने की परमिशन क्या दे दी तो मैं आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? श्रद्धा श्रीवास्तव आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, समझे आप? जिंदगी भर आपने अपने अधिकार जताए, क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की? आपके जाने के बाद उस औरत पर क्या बीती होगी, कभी सोचा आपने? नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको हमेशा लगा कि वो खुद इतना मजबूत है कि वो खुद को संभाल सकती है। लेकिन आप ये भूल गए कि वो भी एक औरत है, उनकी भी अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी एक हाशिए पर चली गई, पर उन्हें जिंदा रहना था मुझे पैदा करने के लिए। यानी तुम? हाँ, मेरा नाम श्रुति मेहरा है और मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। प्लीज सर, मैंने बिना पिता के और इस अपाई शरीर के बोझ को ढोने की आदत बचपन में ही डाल दी थी। अब मेरी आदत मत खराब कीजिए, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। कितना कमाल करते हैं ना सर आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली उस वक्त आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि मैं आपकी औलाद हूँ या नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए
आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की या नहीं, और उम्र इसलिए कि आपके जाने के कितने साल बाद। सच में आपके लिए रिश्ते संबोधन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है राजेश्वर जी। प्लीज इनफ इनफ। क्या होते हैं संबोधन? क्यों होते हैं संबोधन? किसके लिए होते हैं संबोधन? इंसान एक संबोधन की आस में पूरी जिंदगी काट देता है। एक संबोधन कि तुम मुझे अपना पिता कहो, इस आस में जीवन काट रहा हूं मैं। और क्या तुम इस आस में चलकर यहां तक नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूं? संबोधन। तुम्हारी मां और मेरे बीच जो रिश्ता था ना, उसे हम प्यार भी संबोधित करते थे। जिंदगी ऐसे नहीं चलती शुद्धि। उसको चलते रहने के लिए हमें उन संबोधनों पर यकीन करना होता है जो हमने यकीन के साथ जोड़े हो। जहां यकीन नहीं होता ना, वहां रिश्ते सिर्फ संबोधन करते रह जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद इसीलिए दूर हो गए। चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देखा। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी, उस अनजाने की बेटी उसको अपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देखा। पहले कितना बोझ रहता था मेरे मन में, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। श्रद्धा, श्रद्धा देखो मैंने अपनी बेटी के लिए दोहरी सुनोगी? तो मुझे डायलॉग याद करने में मदद करोगे प्लीज? चलो स्टार्ट। क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा कि वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? भला वो रहते हैं एक ही चार दीवारी, जूते की नोक पे। एक हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ बेकार लगने लगता है। फिजूल वाहियात छूटे हो जाते हैं सब रिश्ते और जज्बे। बस छन, शीशे की छन। सुनी है तुमने? बहुत भली लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन, ढेर सारे। बस उठाओ बारी बारी से और छन छन छन। वेरी नाइस श्रद्धा, यार तुम तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो। वेरी गुड। आगे की लाइन क्या है मेरी? ये घर वाकई। हाँ, ये घर वाकई बहुत संभला हुआ। रंजीत खुद ही करते हैं सब या एक नौकर है बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? अभी मिली नहीं पसंद। कैसी चाहते? अंदाज तो लगा सकती हो। लगा लिया। क्या? इस घर के लायक हो जो। कैसे? आगे क्या है? वो टाइप की दूसरी होती है। हाँ, वो टाइप की दूसरी होती है शादी। राज, शादी वाली नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या? हाँ पूछो। क्या मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से नहीं हूँ क्या? अब ये फिजूल का सवाल क्यों? वैसे श्रद्धा वाली आपके जो राइटर है ना मिस्टर सुरेंद्र वर्मा, बहुत ही यथार्थवादी नाटक। और इनका जो नाटक है शनिवार 2 बजे, बहुत ही यथार्थवादी नाटक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हर बात हर किसी पर लागू हो। तुम एक संपूर्ण पत्नी, प्रेमिका और हम मेरे होने वाले बच्चों की मां। ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही खुद से? किसने कहा? You are a perfect wife। हाँ बस थोड़ी सी मासूम। नहीं राज, मैं जानती मुझमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। राज, मैंने हमेशा एक एक्टर को अपने अंदर महसूस किया है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्मेट पे, टीवी, फिल्म या थिएटर। मुझे बस एक्टिंग करनी है। मैं अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूँ। तो करो ना। नल में पंख दूंगा छोड़ा नहीं। बोलो, कौन रोकता है? राज, प्लीज डोंट टेक दिस अदरवाइज। तुम समझोगे ना जो मैं कहना चाहती हूँ? हाँ? जब से मैंने होश संभाला, ऐसा लगा कि बस एक्टिंग ही मेरा जुनून। फिर अचानक तुम आए मेरी जिंदगी में और लगा कि मेरा जुनून तो तुम हो, और बस एक ही मकसद कि कब हम हमेशा हमेशा के एक हो जाए। पर जब एक हो गए तो ऐसा लगा कि हम जुड़ नहीं पा रहे। एक
हल्का सा अधूरापन हमेशा घटता रहा है मेरे ऊपर रिश्तों में। बस यही अधूरापन मुझे रोकता है, मुझे कमजोर करता है। राज, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि ये रिश्ते मुझे कमजोर कर रहे हैं या ये सब मेरी खुद अपनी कमजोरी है। तुम रुको नहीं, बोलते रहो। मैं आज वो सब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में है। बोलो। पर मुझे लगता है तुम्हें ठीक नहीं लगेगा। क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैं झूठ के साथ खुश रहूँ। वैसे भी तुम्हें ये सब परेशान तो कर ही रहा है। तुम बोलो। मेरा इतना तीखा रिएक्शन क्यों? कमाल करती हो यार तुम, बहुत मैं देख बिना। बस यही है वो रिएक्शन, यही है तुम्हारी वो स्थितियां जो मुझे रोकती है, मुझे कमजोर करती है। श्रद्धा, क्यों बार-बार तुम एक ही बात दोहराती हो? ऐसा क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? देखो श्रद्धा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। नहीं चाहिए तुम्हारा ये साथ, तुम्हारा ये प्यार मुझे और कमजोर बनाता है। श्रद्धा, जानती तुम क्या कह रही? नहीं जानती, पर यार मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ। आवाजें कानों से टकराकर आत्मा में उतरती तो है, पर वो टकराती रहती। उनका वजन क्यों व्यथित नहीं करता? इस बार मैं उससे दूर चला गया, पर मैं भी डरता था उससे दूर होने से। पर इस डर को कहीं ना कहीं अहम कुचल रहा था, लगातार परेशान कर रहा था वो अहंकार जो खुद इतना कमजोर था कि मेरे प्रेम का सामना ही नहीं कर पा रहा। प्रेम क्या होता है? प्रेम खुद को उसमें या उसमें खुद को समेट लेना ही प्रेम है? क्या प्रेम का शादी है? नहीं, क्योंकि उससे दूर होने के बाद वो तृष्णा और भी प्रबल हो गई थी। आत्मा कचोट रही थी, गला सूख रहा था। हाँ श्रद्धा, हाँ, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई और मैं संबोधन को और भी ज्यादा गहरा महसूस कर रही हूँ। राज, ये तुम्हारी कृति सुंदर है ना? बिल्कुल मेरी तरह। सॉरी, पर हमारे बीच यही तय था ना। श्रुति, क्या मुझे एक बार अपना पिता नहीं बोल? नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरा
मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा। मुझे कम से कम इतना तो बता सकती हो ना कि तुम्हारी माँ कैसी है, कहाँ है? क्या करेंगे जानकर? बस महसूस करूंगा। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना। आपको कभी ऐसा लगा कि माँ आपके आसपास ही नहीं, उसका पास से गुजर जाने का एहसास? हर पल यह एहसास मौजूद रहा है मुझे। जीवन में तेज चलते चलते जब कभी भी थकावट महसूस हुई ना, तो उसके खुशबू के एहसास को मुझे नहीं ला सकी। और कभी ऐसा लगा कि वो आपके आसपास नहीं? ये मेरी माँ का ही कमाल है। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में वो मौजूद रही, हर पल, हर क्षण। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे इसका अधिकार नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं उसे जी भर कर देख लेना चाहता हूँ। रही तलाक की बात तो उसे देने मुझे कोई आपत्ति नहीं। जानती हो आज पूरे 22 साल हो गए उसे देखे, पता नहीं क्यों तब से वो मेरे सामने नहीं है। क्यों? आपने तो उन्हें हमेशा महसूस किया है ना, तो क्या उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है? शायद नहीं, पर उसकी वो आंखें जिसमें एक तड़प छोड़ाया था कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, देखना चाहता हूँ तड़प कितनी कम हुई हो ना। सच कहता हूँ उसके चेहरे को जैसा छोड़ आया था, आज भी मेरे मस्तिष्क के पटल पर वैसे छिपा। कुछ रोता सा, कुछ मुस्कुराता सा, कुछ उलझा सा, कुछ अपलक सा। देखना है मुझे उस चेहरे को जिस पर खुद के लिए विश्वास कम और मेरे लिए विश्वास ज्यादा था। और कुछ न कह पाने की वजह से होठ हमेशा कांपते रहते, और अगर कुछ कह दिया तो आंखें जमीन में भर जाती। प्लीज आप नहीं देख सकते हो। क्यों? क्यों? इसका अधिकार है आपको। माना नहीं है, पर प्यार अधिकार से ऊपर होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें? शायद खुद से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ आए थे। वो मेरी भूल थी। इस भूल की सजा उन्होंने भुगती सारी जिंदगी। इसका मुझे अफसोस रहेगा सारी जिंदगी। इतनी सी गलती का अफसोस सारी जिंदगी? शायद एक जिंदगी भी कम उसके लिए। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा? शट अप श्रुति, सोच तो लो तुम क्या कह रही हो। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और यही सच है।
पर मेरा और तुम्हारी माँ का रिश्ता किसी संबोधन का मोहताज नहीं, ना ही उसे किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है। अगर सिर्फ किसी के मर जाने से रिश्ते कम हो जाते तो ये दुनिया रिश्तों की दुविधा में जी नहीं रही होती। जो रिश्ता 22 साल अलग होकर भी सिर्फ संबोधन का रहा, वो रिश्ता कभी माना नहीं करता। जब चलना शुरू करते हैं बहुत तेज गति पकड़ती है, पर रफ्तार के विपरीत जब हवाओं से सांसें फूलने लगती हैं तो अपनी ही सांसों से दम घुटने लगता है, और तब हमें जरूरत होती है उन सांसों की जो हमारे लिए कहीं और चल रही होती है। हमारी माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए उन्हीं आरक्षित सांसों की तरह थे। हमारे बीच रिश्ता भले ही खत्म हो गया, लेकिन प्यार का वो एहसास, मैं आज भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके लिए ना ही किसी रिश्ते की जरूरत है और ना ही संबोधन, वो हमेशा जिंदा रहेगी मेरे रास्ते जा रहा हूं। अगर लगे तो एक आवाज जरूर लगाना, पर वो आवाज वक्त पर लगाना, जोर से लगाना। तुमको गलती मत करना जो तुम्हारी माँ और मैंने की थी। एक झूठा अहम अपनी आंखों में लाद कर हमने अपने रिश्तों तक दम तोड़ दिया। चलता हूँ बेटी, I love you बेटा। आपने देखा श्रुति की भूमिका में आरती शुक्ला, श्रद्धा की भूमिका में शोभी मल्होत्रा और राजेश्वर की भूमिका में दीपक अग्रवाही जी। नाटक का संगीत विजय भास्कर ने दिया था और प्रकाश परिकल्पना और सलाहकार निर्देशक कृष्णा सक्सेना जी, और मैं इस नाटक का निर्देशक। बस 10 मिनट का मध्यांतर है, इस बीच में हम लोग दूसरे नाटक की तैयारी करेंगे, इसके बाद आप लोग देखेंगे निशब्द। बहुत अच्छा, कुल मिलाकर जो एक गतिशीलता थी वो बहुत अच्छी थी नाटक में। मैं बहुत दिनों के बाद किसी बम्बई के बाहर नाटक देख रहा हूँ, पृथ्वी थिएटर में देखते हैं कभी कभी। बहुत ही अच्छा, मतलब पूरी टीम बहुत ही संतुलित और एकदम आनंद आ गया। तो आप चूंकि निर्देशक हैं, टीम के कप्तान आइए, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत। तो बस पूरी टीम को बधाई, और बहुत अच्छी एक्टिंग की तीनों बच्चों ने, तीनों कलाकारों ने। तो सारे कलाकारों का बड़ा एक सेक्रीफाइस है कि हम लोगों ने 2 छोटे नाटक चूज किए, कम कास्ट वाले। एक में 4 हैं और उसमें 3 थे, यानी 7 कलाकार इन्वॉल्व थे। बाकी सारी टीम फेस्टिवल की बाकी व्यवस्थाएं संभाल रही है। भुवनेश्वर की टीम अभी आने वाली है थोड़ी देर में। उसके बाद बराबर बाहर से सब टीमों का आवागमन रहेगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, ट्रैवलिंग उनकी, उसके बाद यहाँ पर रुकने खाने पीने की व्यवस्था। तो बस अब आप लोग सामने 5 मिनट के बाद दूसरा नाटक निशब्द प्रस्तुत होने जा रहा है। कितने हम अपनी भावनाओं को सजो के चलते हैं, लेकिन कालांतर में वो कुछ ऐसी बातें अड़चन पड़ जाती हैं जो मेल नहीं खाती, और फिर वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। लेकिन वो पीड़ा जो इस नाटक संबोधन में दिखाई गई है, मैं समझता हूँ यही जीवन का यथार्थ है।
और इसके लिए जो पात्र कर रहे थे, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया है। शुभी ने और दूसरी क्या आरती ने, वो एक जगह एक ही स्थान पर खड़े होकर के उसने भाव भंगिमा दी है, और दूसरी तरफ शुभी ने जो एक प्यार के वो क्षण बगीचे में मिलना और उसके बाद शादी होकर पति पत्नी के रूप में आना, फिर बिछोह होना, बिछोह के बाद उनकी याद में दर दर भड़कना और उसको जगह ढूंढना और अंततः उस लड़की से मिलना जो स्वयं उनकी थी, जो अंत में बताती है जो पापा कहने के लिए तरसती थी, और आखिरी में जब उस बच्ची को मालूम हुआ कि उसके पापा उनकी याद में कितना परेशान है, और जब वो जाने लगते हैं दुखी होके, और अंत में वो बुलाती है कह के पापा, यही जीवन का यथार्थ है और यही रिश्ते हैं जिन्हें हम कभी कभी संबोधन के नाम से बुलाते हैं और पुकारते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा नाटक था। इसकी जो स्क्रिप्ट है बहुत ही सशक्त है, और मैं समझता हूँ इसका निर्देशन भी उसी गरिमा से, उसी भावपूर्ण से किया गया है। मैं सभी पात्रों के साथ निर्देशक को और इसके संगीत और प्रकाश संचालन वाले को और पृष्ठभूमि में करने वाले सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो लीजिए, बस आपके सामने कुछ ही देर प्रस्तुत हो रहा है। जो अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कोरोना का एक जो भयावह एक चित्र देखा था, महसूस किया था, तो उसी की एक झलक है इसमें। और इसमें केवल 4 पात्र हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। राजेश कुमार जी के लिखा ये नाटक है। और सबसे बड़ी बात ही इसी नाटक को अभी मुश्किल से 2 महीने पहले मोहन राकेश सम्मान मिला है, दिल्ली में मिल चुका है, और ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है स्क्रिप्ट के लिए। तो बस प्रस्तुत है राजेश कुमार द्वारा लिखा निशब्द। इसका निर्देशन किया है कृष्णा सक्सेना जी ने, और प्रकाश परिकल्पना भी उन्हीं की है।